हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं मई के पहले हफ्ते के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा 1 मई से 6 मई तक। 7 मई के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किए हैं, वो मैं सेकेंड वीक का जो वीडियो है उसमें आप तक लेकर आऊँगा। एक और बात, जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो 14 तारीख को है, तो इसीलिए क्लैट के जो MCQ हैं उसके लिए मैं ये वीडियो थोड़ा पहले लेकर आऊँगा, क्योंकि सेकेंड वीक ऑफ मई से भी कुछ सवाल क्लैट में आ सकते हैं। और बाकी ये वीडियो जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI PO मेंस और जितने भी बाकी एग्जाम हैं उनमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और आप अगर मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं इस वक्त SSC CGL 2017 के लिए जो पेन ड्राइव कोर्स है ये सबसे ज़्यादा फास्ट सेलिंग है। इसके अलावा रेलवेज़ के लिए और कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर डायल करना होगा। एक नंबर आप और ले सकते हैं 7291059476। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो फोर्टनाइट लॉन्ग स्वच्छता पखवाड़ा 1 मई 2017 से जिसने शुरू किया। और ये एक तरह का सेमिनार है। इसका जो इस पे सेमिनार भी होगा जिसका थीम होगा वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि हम जो वेस्ट है, जो गंदगी है, उससे खजाना कैसे बना सकते हैं। इसमें जो निफ्ट के स्टूडेंट हैं उनके द्वारा कुछ बनाई गई फिल्में भी दिखाई जाएंगी। ये स्टार्ट करा है हमारे कपड़ा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और हमारी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वो हैं स्मृति ईरानी, जो पहले HRD मिनिस्टर थी। इनमें से एक कौन सा इनिशिएटिव है जो गूगल कंपनी ने लॉन्च किया है और ये जो छोटे शहरों के अंदर डेवलपर हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनकी मदद करेगा। इसका इन्होंने नाम रखा है सॉल्व फॉर इंडिया। और इसमें बहुत सारी एक्सपर्ट एडवाइस गूगल देगा इन छोटे उद्योगपतियों को और डेवलपर्स को। 10,000 से ज़्यादा डेवलपर और एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ 1 साल के अंदर उनको एडवाइस दी जाएगी। IIT रुड़की के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक बहुत ही सस्ता और एफिशिएंट सोलर सेल बनाया है। कौन से फ्रूट से बनाया है? ये इन्होंने बनाया है जामुन से, जो खाने वाला फल होता है जामुन। और जामुन के अंदर एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जिससे सोलर सेल बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये जर्नल ऑफ फोटोवोल्टाइक में पब्लिश हुआ था ये रिपोर्ट। अभी अभी बार्सिलोना ओपन कॉन दे गोडो नाम का टेनिस टूर्नामेंट कौन से खिलाड़ी ने जीता है? और इन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराया फाइनल में। तो डोमिनिक थिएम है ऑस्ट्रिया के और ये खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। बार्सिलोना ओपन का जो खिताब इन्होंने 10वीं बार जीता है। और राफेल नडाल फ्रेंच ओपन को 9 बार जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, टोटल 14 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और इनकी नेशनलिटी है स्पेन के खिलाड़ी हैं। टोटल ये राफेल नडाल का 71वां टूर्नामेंट था इनके कैरियर का। राफेल नडाल इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन रॉजर फेडरर से हार गए थे। रॉजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। इनमें से कौन सी टीम पहली टीम बनी है नॉर्थ ईस्ट से, यानी भारत के उत्तर पूर्व से, जिसने हीरो इंडियन लीग का खिताब जीत लिया है? ये टीम है आइजवाल फुटबॉल क्लब। और वह आइजवाल फुटबॉल क्लब है मिजोरम का। मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। और एक और बात, जो बेंगलुरु FC है यानी बेंगलोर फुटबॉल क्लब, उनके स्ट्राइकर सुनील छत्री को बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। भारत के बहुत ही जाने माने गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं सुनील छत्री। भारत का दूसरा सबसे बड़ा झंडा ये महाराष्ट्र दिवस के ओकेजन पर अभी अभी फहराया गया। तो आपको ये बताना है कि भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा जो झंडा है ये कहाँ पर फहराया गया। ये 300 फुट इसकी लंबाई है और ये फहराया गया कोल्हापुर में। कोल्हापुर KSBP यानी कोल्हापुर स्ट्रीट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये एक ट्रस्ट है जिसने इस झंडे को फहराया। और ये जो झंडा है, सबसे बड़ा जो झंडा है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे है अटारी में। ये है 360 फुट और ये जो अभी अभी फहराया है ये है 300 फुट। केंद्र सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, इसके हिसाब से एक एरोट्रोपोलिस बनेगा। और ये कौन से शहर में बनेगा? इसमें बेसिकली एरोट्रोपोलिस होता है एक जो एयरपोर्ट सेंट्रिक मेट्रोपॉलिटन हब। एक मेट्रोपॉलिटन हब होता है जहाँ पे एयरपोर्ट से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। इसको बोलते हैं एरोट्रोपोलिस। ये बनेगा असम के अंदर। असम के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और असम के मुख्यमंत्री हैं BJP के सर्बानंद सोनोवाल। इनमें से कौन सा शो है,
कौन सा नाटक है जिसने बेस्ट डे टाइम ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता, जो 44वें सालाना डे टाइम एमी अवार्ड्स हुए पासाडेना शहर के अंदर? इसका नाम है जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल नाम का धारावाहिक है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग टॉक शो होता है जिसमें कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आती है और उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसका अवार्ड मिला, आउटस्टैंडिंग टॉक शो एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला एलन डेजेनेरेस शो को। एलन डेजेनेरेस वही महिला हैं जिन्हें बैरक ओबामा ने सम्मानित किया था इसी साल जनवरी में। और ये 2 अवार्ड्स बस आपको याद रखने हैं। जो बेस्ट शो वो है जनरल हॉस्पिटल और बेस्ट टॉक शो है एलन डेजेनेरेस शो। इनमें से भारत का नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA कौन बना है? याद रखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है CAG और CGA में। CGA होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और CAG होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है शशिकांत शर्मा और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अभी अभी बने हैं एंथोनी लियानजुला। एक और बात, ये पहले व्यक्ति बने हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी किसी राज्य से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, जो बने हैं भारत के CGA। उली स्टैक, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये क्या थे मशहूर? उली स्टैक थे पर्वतारोही यानी माउंटेनियर, और ये स्विट्जरलैंड के थे। एक और बात, ये माउंट नप्टसे, एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है जिसको बोलते हैं माउंट नप्टसे, उसकी चढ़ाई चढ़ रहे थे तब इनका निधन हो गया। और इनको स्विस मशीन भी बोला जाता था। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की इन्होंने पर्वतारोहण उनका किया है। तो ये थे पर्वतारोही उली स्टैक। इंटरनेशनल लेबर डे यानी विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? हमारे जो लेबर मंत्री हैं वो है बंदारू दत्तात्रेय, और लेबर डे मनाते हैं 1 मई को। ये मैं कहूँगा रिलेटिवली आसान सवाल था। पश्चिमी रेलवेज की पहली हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा। तो ये बताइए कि जो वेस्टर्न रेलवे है, इनकी पहली हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन कौन से 2 स्टेशन के बीच में चलेगी? एक और बात, जो पहली हम सफ़र एक्सप्रेस थी वो 16 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी, और वो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से लेके आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली तक, ये थी पहली हम सफ़र। ये भी आपको याद रखना है। और जो अभी अभी हम सफ़र एक्सप्रेस शुरू हुई है वेस्टर्न रेलवेज़ की, वो चलेगी अहमदाबाद से लेके चेन्नई तक। तो अहमदाबाद है गुजरात में और चेन्नई आप जानते हैं तमिलनाडु में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, इसकी जो हाइट है वो आईफिल टावर से भी ज़्यादा है। और इसकी हाइट कितनी है एग्जाम में जरूर पूछेंगे, 359 मीटर। इस पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है जो पूरा इस ब्रिज के बारे में बताएगा। तो ये कौन सी नदी पे बना है? इस रिवर का नाम है चेनाब, जो सिंधु नदी यानी इंडस नदी की एक सहायक नदी है। और ये बक्कल को जोड़ेगा। बक्कल है कटरा में और कटरा है जम्मू में, उसको जोड़ेगा श्रीनगर के कौरी से, यानी जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ेगा। अगर पूछे कहाँ, तो कटरा जम्मू में है, बक्कल नाम की जगह, कौरी श्रीनगर में, उसको जोड़ेगा। ये सबसे ऊंचा है। इससे पहले जो सबसे ऊंचा था वो था 275 मीटर का चाइना में, और बीपन नदी के ऊपर था वो, BEIPAN, और उसको बोलते थे शुई भाई रेलवे ब्रिज। शुई भाई रेलवे ब्रिज। तो ये अब भारत का, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भारत के अंदर है। डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत की फिनटेक कंपनी ने, जिसका नाम है फिनमोमेंटा। तो फिनमोमेंटा जो कंपनी है, इसके डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? फिनटेक कंपनी बोलते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी को, जैसे पेटीएम है, मोबीक्विक है, ये सब भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। कोई भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंस के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है उसको बोलते हैं फिनटेक कंपनी। और जो एक और बात बता देता हूँ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो पेटीएम और मोबीक्विक और इस तरह की कंपनियां हैं, ये काफ़ी नुकसान में चल रही हैं। और नुकसान में इसलिए चल रही है, मैं चलो पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, जो भी फिनटेक कंपनी आजकल चल रही हैं, उनका सबसे बड़ा जो सोर्स होता है ट्रांजैक्शन का, वो 2 होते हैं। एक होता है मोबाइल रिचार्ज। तो पेटीएम कंपनी का सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है मोबाइल रिचार्ज में। लेकिन अब ये हो रहा है कि लोग मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि अब जो भी कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल है या दूसरी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने अपने ऐप निकाल दिए हैं। जैसे एयरटेल का ऐप आता है एयरटेल मनी, वोडाफोन का ऐप आता है माई वोडाफोन। तो और दूसरा, ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, इन्होंने अपने अपने पेमेंट बैंक भी खोल लिए हैं। एयरटेल ने खोल लिया है, रिलायंस को परमिशन ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पेटीएम और इन कंपनीज के सामने। दूसरी प्रॉब्लम ये है, जो दूसरी सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन पेटीएम, मोबीक्विक और ये कंपनियां करती हैं, वो करती हैं ओला और उबर की, यानी टैक्सी की जो एग्रीगेटर कंपनियां उनकी। लेकिन इनमें मार्जिन नहीं है, ये प्रॉब्लम है।
और ओला और उबर, तो भारत में अभी ओला ने बहुत बड़ी फंडिंग उठाई है, तो ओला हो सकता है फिर भी सर्वाइव कर जाए। दूसरी टैक्सी कंपनियां जो हैं वो धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं, तो ओला और उबर की लड़ाई है, और ये कहना मुश्किल होगा कि ओला भी सर्वाइव कर पाएगी। तो पेटीएम कंपनी के सामने ये बहुत बड़ा ये नुकसानदायक बिजनेस हो रहा है, करोड़ों का लॉस हो रहा है हर महीने। और एक और बात, पेटीएम कंपनी का एक और बिजनेस भी है जो है ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस, जैसे जैसे अमेजोन का है या फ्लिपकार्ट का है, उसमें कोई मुनाफा है नहीं, उसमें लॉस ही लॉस होता है, और बस ये सिर्फ जब तक फंडिंग मिली हुई है तब तक ये कंपनी सर्वाइव करती है। तो ये देखना मुश्किल होगा कि फिनटेक कंपनियां ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगी लॉन्ग टर्म में। खैर, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम है टैकी लॉन्स। यहाँ पे टैकी का मतलब होता है टैकी लॉन्स मतलब एक तरह से टैक्स से रिलेटेड, हालांकि टैकी का एक बिल्कुल अलग मतलब भी होता है। ये एक सिंगापुर की कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड फर्म है, और ये लोअर इंटरेस्ट रेट पे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करेगी 11.5% के ऊपर। 50 शहरों के अंदर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एक अभी अभी रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज टू एंड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज 2005 टू 2014 बाय ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी। कहने का मतलब ये है, सवाल को ध्यान से सुनिए, 10 साल यानी 2005 से 2014, इन 10 सालों में किस देश में कितना ज़्यादा काला धन उस देश के अंदर आया और गया, इसकी रिपोर्ट। और ये सारे देश नहीं थे, इसमें सिर्फ विकासशील देश थे, यानी डेवलपिंग कंट्री थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 2005 से 2014, इसमें मुख्यतः यूपीए सरकार का जो टाइम था, मतलब 2005 से 2014, इन 10 सालों में भारत के अंदर कितना ब्लैक मनी आया, ये आपको बताना है इस रिपोर्ट के हिसाब से। भारत के अंदर टोटल जो ब्लैक मनी आया वो आया $770 बिलियन। और एक और आपको बड़ा अच्छा फैक्ट बता देता हूँ, भारत से जो काला धन बाहर गया वो था $165 बिलियन। $1 बिलियन होते हैं लगभग 6700 करोड़ रुपए। तो अब आप ये कैलकुलेशंस अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि भारत के अंदर अरबों खरबों रुपया भारत के अंदर ज़्यादा आया है ब्लैक मनी, बजाय जो भारत के बाहर गया है। तो ये आपको याद रखना है। और एक और बात इफेक्ट आपको बता देता हूँ, भारत का जितना भी ट्रेड है टोटल, तो भारत के अंदर जितना भी काला धन आया है वो उसका 14% है। तो इससे पता चलता है काला धन भारत में कितना ज़्यादा फैला हुआ है। हॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है द ब्लैक प्रिंस। इस मूवी को मिला है द स्पेशल जूरी रेमी अवार्ड 50वें अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये कौन से महाराजा की कहानी है? ये पंजाब के आखिरी राजा थे, इनका नाम है महाराज दिलीप सिंह। तो इनके जीवन की के ऊपर है ये जो पिक्चर है। और एक और बात, इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई है शबाना आजमी ने। शबाना आजमी जो जावेद अख्तर जी की पत्नी हैं और मशहूर एक्ट्रेस हैं। और एक और बहुत फेमस एक्टर हैं, वैसे एक गायक हैं, सतिंदर सरताज। सतिंदर सरताज हैं पंजाब के मशहूर गायक, लेकिन इस फिल्म में इन्होंने एक्टिंग की है। तो फिल्म का नाम है द ब्लैक प्रिंस। तारिक मंसूर और परदेसी लाल, इन दोनों को इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो दो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, इनके ये बने हैं वाइस चांसलर। तो जो तारिक मंसूर हैं ये बने हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और जो परदेसी लाल हैं ये बने हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। तो इस हिसाब से इसका आंसर आप देख सकते हैं, अलीगढ़ और नागालैंड, यानी आंसर है 3 और 4। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, अलीगढ़ एक फिल्म आई थी, ध्यान से सुनिए, अलीगढ़ एक फिल्म आई थी। ये फिल्म एक ऐसे प्रोफेसर की ज़िंदगी पे थी जो ऐसा कहा जाता है कि समलैंगिक थे, और उनकी आत्महत्या उन्होंने की। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ कहते हैं उन्हें मारा गया। खैर, आपको ये बताना है अलीगढ़ पिक्चर कौन से प्रोफेसर के जीवन पर आधारित थी, ये आपको बताना है। और दूसरा सवाल, इस फिल्म में उस प्रोफेसर की भूमिका किसने निभाई थी, ये भी लिख के बताइए। तो ये 2 सवाल लिख के बताइए आंसर्स में नीचे कमेंट्स के अंदर। अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी T20 रैंकिंग दी है, आईसीसी T20, उसमें भारत की क्या पोजीशन है। जनरली वैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते क्योंकि ये रैंकिंग हर हफ्ते ही चेंज होती है, लेकिन एक करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए ये जरूरी है कि मैं चीज़ें बताऊँ आपको। भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। पहले भारत 2nd नंबर पर था, अब 4th पहुँच गया है T20 में। तो पहली टीम है न्यूजीलैंड दुनिया में नंबर 1 T20 में, दूसरी है इंग्लैंड, और तीसरी है पाकिस्तान, और भारत है 4थे नंबर पर। सो इंडिया इज 4th। अप्रैल 2 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने डेडिकेट किया कौन सी मछली के लिए? ये मछली जो है
ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो मछली व्यापार होता है उसका लगभग 8% सिर्फ इस एक मछली का होता है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये मछली। और जितनी भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, अगर आप उनकी वैल्यू में बात करें तो 20% सिर्फ इस एक मछली को पकड़ा जाता है खाने के लिए। इतनी ज़्यादा खाई जाती है मछली। इसका नाम है टूना। टूना नाम की मछली। तो जो वर्ल्ड जो इंटरनेशनल जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ने डेडिकेट किया अप्रैल 2 को टूना मछली के लिए। नेशनल नो फ्लाई लिस्ट के नए प्रोपोज रूल्स आए हैं, ये प्रोपोज किए गए हैं। इनके हिसाब से, ध्यान से सुनिए ये सवाल, जो पैसेंजर हैं अगर वो दुर्व्यवहार करते हैं विमान के स्टाफ के साथ तो उन्हें कितनी श्रेणियों में रखा जाएगा। और ये जो रूल आए हैं, ये इनमें बहुत बड़ा हाथ रहा शिवसेना के एक मंत्री का। शिवसेना के एक लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर रविंदर गायकवाड़। तो वो एयर इंडिया के एक स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उन्हें चप्पल से भी पीटा उन्होंने। तो इसके बाद ये नेशनल लो फ्लाई लिस्ट के नए रूल आए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये रूल क्या है। पहला है फर्स्ट लेवल। तो 3 लेवल है, तो आंसर है 3। पहला लेवल ये है कि अगर यात्री दुर्व्यवहार करेगा तो उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरा लेवल है 6 महीने के लिए, और तीसरा लेवल है 2 साल और उससे ज़्यादा के लिए। और इसको डिटरमाइन करेगा DGCA, जो डायरेक्टोरेट जनरल है फॉर सिविल एविएशन, उसको बोलते हैं DGCA। वो होगी इसकी नोडल एजेंसी। और जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं अशोक गजपति राजू, और हमारे जो नागरिक उड्डयन विभाग में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं जयंत सिन्हा, और सेक्रेटरी हैं RN चौबे। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कितना धन है जो हमारी केंद्र सरकार दे रही है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइमरी टीचर हैं उनकी सैलरी अभी भी दी नहीं गई है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि सेंटर ने रिलीज़ करी है। जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो है गठबंधन सरकार है, PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। और जो PDP पार्टी है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं महबूबा मुफ्ती। इंडियन डेलीगेशन जो 27वें अधिवेशन में गया यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू वर्किंग ग्रुप के जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अटॉर्नी जनरल, जिनका नाम है मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी, ये आपको याद रखना है। और अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, कमेंट्स में लिख के बताइए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, कमेंट में लिख के बताइए। प्रभात कमल तेज बोरा, इन्हें पहला नॉन IAS चेयरमैन बनाया गया है। किस चीज़ का, किस चीज़ के चेयरमैन बने हैं ये बने हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत का जो चाय बोर्ड है उसका। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो IAS नहीं हैं, पर इन्हें फिर भी नियुक्त किया गया है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन। एक और बात, अब टी बोर्ड के चेयरमैन की बात हो रही है तो कॉफ़ी बोर्ड की भी बात कर लेते हैं। तो भारत में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है MS बजेगौड़ा। MS बजेगौड़ा। एक और बात, अगर आपसे पूछें एग्जाम में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भारत में कहाँ होती है, तो आंसर है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होती है, तो आंसर है असम। अगर ये पूछें सबसे ज़्यादा चाय भारत में पूरे भारत में किस शहर में होती है, तो आंसर है दार्जिलिंग। लेकिन दार्जिलिंग असम में नहीं है, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। तो ये सब तथ्य याद रखिए। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरे लेज़र 3.4 किलोमीटर लॉन्ग है ये, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी, यूरोपियन XFEL। इसने अपनी पहली बिजली की जो बीम है वो छोड़ी। आप ये बताइए, ये एक अंडरग्राउंड सुरंग के अंदर रखी हुई है, कौन से कंट्री के अंदर? और ये कंट्री है जर्मनी। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्कल। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और फ्रांस में अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे न्यूज़ आई है, फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन। इससे पहले जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रांसवा हॉलैंड, उनके ये एडवाइज़र भी थे। इतना ही नहीं, इकोनॉमी मिनिस्टर भी थे। सिर्फ 39 ईयर्स के हैं ये। फ्रांस के इतिहास में आज तक के सबसे युवा, सबसे यंग प्रेसिडेंट बने हैं, और इन्होंने हराया फार राइट लीडर लापेन को। तो आंसर है जर्मनी इस क्वेश्चन का। इनमें से कौन सा शहर है जो सबसे गंदा शहर है भारत का, स्वच्छता सर्वेक्षण के मुताबिक? स्वच्छता सर्वेक्षण किसने करवाया? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? वेंकैया नायडू। तो भारत का सबसे गंदा शहर है उत्तर प्रदेश का गोंडा, सबसे गंदा। और इसमें टोटल 434 शहर थे जिनकी रैंकिंग की गई है।
प्रधानमंत्री मोदी का जो शहर है वो 32वें नंबर पर है। और एक और बात ये आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जो सबसे गंदे शहर हैं उनमें 25 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। तो योगी आदित्यनाथ को सफाई पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर बात करें सबसे खूबसूरत यानी सबसे साफ सुथरे शहर की, तो नंबर 1 पे है इंदौर। तो ये मध्य प्रदेश का है। भोपाल भी मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के 2 शहर। वैसे हर साल मैसूर आता था, तो इस बार मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ ये रेटिंग देखे कि मैसूर 5वें नंबर पे खिसक गया। मैसूर कर्नाटक में है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सूरत भी काफ़ी साफ सुथरा है गुजरात के अंदर। और तीसरे नंबर पे है विशाखापट्टनम। तो ये है टॉप 5। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है, तट पे है एकदम, विशाखापट्टनम समुद्र के पास है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब याद रखिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी CCEA ने अपनी मंजूरी दे दी है कि अब वो जो स्कीम है संपदा, उसको रिस्ट्रक्चर करेगा। सेंट्रल संपदा के अंडर जो भी स्कीम आती हैं, आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो सेंट्रल संपदा के अंडर आती है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ संपदा क्या होता है। देखिए, संपदा ये होता है कि हमारा जो कृषि विभाग है उसकी ये स्कीम है। इसकी फुल फॉर्म है बहुत बड़ी, वो याद रखनी जरूरी नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, इन शॉर्ट संपदा। और हमारी इसके लिए जो मिनिस्टर हैं वो हैं हरसिमरत कौर बादल। तो यार ये चीज़ याद रखिए, हरसिमरत कौर बादल हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। और कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह। तो इनमें ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो स्कीम पूछी अब आपसे कौन से मंत्रालय के अंडर आती है, ये स्कीम आती है फूड प्रोसेसिंग के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। और इसकी मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल। 3 दिवसीय लंबा इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स समिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IITLS, जिसमें हमारे परिवहन विभाग के ऊपर चर्चा हुई, ये ऑर्गेनाइज कराया मॉर्थ ने। अब आप ये बताइए कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। ये ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। और हमारे जो परिवहन मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से भारत का कितना ग्रोथ रेट होगा 2017 के अंदर? तो भारत का ग्रोथ रेट होगा 7.4%। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ताकेहिको नकाओ। याद रखिए, जैपनीज़ हैं ये, क्योंकि इस बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सा है जापान का। जैपनीज डोमिनेटेड बैंक है ये। इसमें जापान कॉल द शॉट्स। भारत का काफ़ी मजबूत दोस्त है जापान, तो भारत को अच्छा खासा लोन भी एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो दुतर्ते। अब एक बात और बता देता हूं आपको, रोड्रिगो दुतर्ते इस साल सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्संस की जो लिस्ट आई है फोर्ब्स मैगजीन द्वारा, उसमें नंबर 1 पे आए हैं। दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं रोड्रिगो दुतर्ते फोर्ब्स मैगजीन के पोल के हिसाब से। एक और छोटी सी चीज, अगले साल यानी 2018 में हम ग्रो करेंगे 7.6%, ये कहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इतना ही नहीं, इस बैंक की अगर आपसे पूछें कि चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो उनका नाम है यासुयुकी सवाड़ा। थोड़ा सा नाम याद रखना कठिन है, यासुयुकी सवाड़ा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो कौन सी है जिसे MSME बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो ये NBFC या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इसको कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला है? बेस्ट NBFC MFI फॉर प्रमोशनल स्कीम्स। और ये अवार्ड इसे दिया CIMSME ने। CIMSME क्या होता है? चैम्बर फॉर इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ये कंपनी है विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज। विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज कोलकाता की कंपनी है। और इस कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कुलदीप मैती, MAITY। एक बात और याद रखिए, ये भारत की पहली ISO सर्टिफाइड माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन सी वैरायटी के मैंगो हैं, आम हैं आंध्र प्रदेश के, जिन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल गया? कौन से आंध्र प्रदेश के आम हैं मशहूर जिन्हें मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिलने की वजह से क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं। और ये आम है बंगनपल्ली। बंगनपल्ली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ज्योग्राफिकल टैग मिलता रहता है, जैसे दार्जिलिंग की चाय है, या केरल का चंगली कूदन केला है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको मिलता रहता है। इनको हम बनेशान, चपट्टाई और सफ़ेदा आम भी बोलते हैं।
कभी आपने सुना है सफ़ेदा आम? तो वो यही है। और इन्हें हम बनेशन भी बोलते हैं, इन्हें हम चपट्टाई भी बोलते हैं, इन्हीं आमों को। द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके कोच कैप्टन चांद रूप, इनका निधन हो गया। ये किस चीज के कोच थे? ये हरियाणा से थे और ये भारोत्तोलन सिखाते थे खिलाड़ियों को, यानी वेट लिफ्टर थे। इनमें से कौन सा शहर है जहां भारत का पहला दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड फुटबॉल एकेडमी बनाया जाएगा, जहां पे दृष्टिहीन लोग फुटबॉल खेल पाएंगे? तो ये शहर है केरल का कोची। कोची। वर्ल्ड एस्थमा डे हम कब मनाते हैं? एस्थमा हमारी जो श्वास नली है उसका रोग होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे धूल है, मिट्टी है, या पोलन ग्रेन्स हैं, उनसे एलर्जी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आप ये बताइए कि हम वर्ल्ड एस्थमा डे जो मनाते हैं वो हम मई के कौन से पहले दिन मनाते हैं? तो ये मई का पहला जो ट्यूसडे होता है हम मनाते हैं वर्ल्ड एस्थमा डे। और इस बार इसका जो थीम था वो था बेटर एयर बेटर ब्रीदिंग। बेटर एयर बेटर ब्रीदिंग, यानी जितनी अच्छी हवा होगी उतना अच्छा ही हम सांस ले पाएंगे। याद रखिए, छोटा रोग नहीं है। पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं और इनमें से 2.5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं अस्थमा से। तो कोई छोटा रोग नहीं है। मई का पहला मंगलवार होता है वर्ल्ड अस्थमा डे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इन्होंने एनुअल कॉन्वोकेशन IGNFA का अटेंड किया। कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? IGNFA क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी। तो अब तो ये सवाल आसान है, ये है देहरादून के अंदर, उत्तरांचल की राजधानी देहरादून। उत्तरांचल के मुख्यमंत्री नए बने हैं भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत। गुजरात ने अभी अभी अपना फाउंडेशन डे मनाया। तो 1 मई कौन से दिन गुजरात बना था बताइए? 1 मई को बना था, सर ये सब जानते हैं, लेकिन कौन सा साल था? इसको हम बोलते हैं गुजरात गौरव दिवस। और गुजरात को हम जूल ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहते हैं, यानी पश्चिम भारत का रतन। तो 1960 को हम बना था गुजरात, 1 मई 1960। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा दी है। और वो गुत्थी ये है कि अंटार्कटिका में एक झील है जिसको बोलते हैं बोनी झील। इस बोनी झील में अचानक खून के रंग वाला पानी निकलता था कहीं से। तो ये जो खून के रंग वाला जो पानी था, इसका रहस्य सुलझा दिया है अलास्का फेयरबैंक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। क्या थी ये गुत्थी और ये कौन से जर्नल में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई? जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी के अंदर ये पब्लिक हुई। ग्लेशियोलॉजी मतलब होता है ग्लेशियर की स्टडी। ग्लेशियर होते हैं बर्फ के भारी भारी टुकड़े जो नदियां बनाते हैं, इनको हम हिमनद भी बोलते हैं, हिमनद। और क्या रहस्य है खून के पानी का? ये रहस्य ये है कि आयरन के कुछ मिनरल्स हैं जो इस पानी में घुल जाते थे, इस वजह से ये रंग खून जैसा दिखता था। क्योंकि आयरन का जो कलर होता है आयरन ऑक्साइड्स का, वो लाल रंग का होता है। और ये जो फॉल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड फॉल, यानी खूनी रंग वाले जो जलप्रपात है, ये 1911 में डिस्कवर किए गए थे। 2 दिवसीय लंबा चौथा अध्याय नेशनल स्टैंडर्ड कंक्लेव कहां पर हुआ? ये नेशनल स्टैंडर्ड कंक्लेव। और इसमें हमारा एम ये था कि हम एक नेशनल स्ट्रेटेजी बनाएं स्टैंडर्डाइजेशन की। हर चीज़ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। जैसे इसके ऑर्गेनाइजर थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII, और NABCB यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। ये कंडक्ट किया गया नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, इसने अपना आखिरी जो परीक्षा थी इसकी, उसमें ये उत्तीर्ण हुआ। नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में इसका जो टेस्ट था, और ये 2018 में लॉन्च भी किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। क्या नाम रखा है नासा ने इसका? नासा ने इसका नाम रखा है वेब। और ये वेब क्यों रखा है? तो जेम्स वेब के नाम पे रखा है, मशहूर वैज्ञानिक जेम्स वेब। तो इसका नाम होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये जो नासा का सबसे प्रसिद्ध हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसका सक्सेसर होगा। और ये जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है इसकी लागत है $8.8 बिलियन, यानी लगभग आप कह सकते हैं 70,000 करोड़ रुपए की लागत से ये नासा ने बनाई है स्पेस ऑब्जर्वेटरी। और हबल स्पेस टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मतलब होता है जो बहुत दूर की चीज़ें देखने के काम आता है। उस ब्लाइंड इंडियन इमिग्रेंट का क्या नाम है जिसे चूज किया गया वन ऑफ द 14 पीपल टू लाइट द टॉर्च एज इजराइल 69 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? इजराइल जो देश है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये आप जानते ही हैं। और इजराइल को बने हुए
इसराइल को आज़ाद हुए 69 ईयर्स हो गए हैं, इसराइल ने अपना 69th स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसमें 14 ऐसे लोग हैं जिन्हें चूज किया गया था मशाल पकड़ने के लिए, मशाल जलाने के लिए। अब उनमें एक भारतीय भी है और ये भारतीय दृष्टिहीन है। इसका क्या नाम है? तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। इसका नाम है दीना समाटा। और दीना समाटा कहाँ से है? मणिपुर से। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, कमेंट्स में लिख के बताइए मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? राइट डाउन इन कमेंट्स। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। 1 IP2 डिस्पेंसरी अंडर द ESI स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय। ये एक नई चीज़ लॉन्च हुई है, ESIC स्कीम है और इसके अंदर लॉन्च हुई 1 IP2 डिस्पेंसरी। इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया हमारे श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर बंदारू दत्तात्रेय ने। इन्होंने 1 मई के दिन किया, जो हमारा लेबर डे होता है उस दिन। इसके अलावा इन्होंने आधार कार्ड से लिंक्ड EPFO स्कीम भी लॉन्च करी है। JP नड्डा हमारे हेल्थ मंत्री हैं, रामविलास पासवान हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं, खाद्यान्नों के लिए हैं, वेंकैया नायडू आप जानते हैं। इनमें से कौन सा देश है जो लॉन्च कर रहा है अपना पहला एनसाइक्लोपीडिया, जिससे वो विकिपीडिया और ब्रिटानिका को कंपटीशन दे सके? तो ये देश अपना खुद का एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च कर रहा है। ये देश है चाइना। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। पिछले साल एक दूरदर्शन की पत्रकार थी, उन्होंने इनको कहा था 11 जिनपिंग, तो उन्हें बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। ये इसको 11 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं शी जिनपिंग। और चाइना की जो करेंसी है वो है युआन या रेनमिनबी। और चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ली केक्यांग। अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें सस्ते दामों में खाना प्रदान किया जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना कौन सी सरकार ने स्टार्ट करी है? ये स्कीम है हरियाणा सरकार की। ये 23 जगह पे स्टार्ट की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट है 6 महीने के लिए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के ऊपर, उसको फिक्स कर दिया है। तो आप ये बताइए ये कितनी फिक्स की है इन्होंने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 6.3% इन्होंने फिक्स किया है। अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में बाद में आया था। इससे पहले जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने 2016 विजडन MCC क्रिकेट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? यानी पूरे साल की सबसे अच्छी क्रिकेट संबंधी फोटो इन्होंने खींची। मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल ने ये पुरस्कार दिया और इनका नाम है सकीब माजिद। सकीब माजिद ये पहले कश्मीरी हैं और दूसरे एशिया के खिलाड़ी हैं अतुल कांबले के साथ, जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पहले एशिया के व्यक्ति जिन्हें ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिला था उनका नाम था अतुल कांबले। अतुल कांबले। SGDC और कोरिया सैट 7 ये सैटेलाइट हैं जो अभी अभी लॉन्च हुई हैं स्पेस के अंदर। ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुई हैं ये आपको बताना है। कौन से रॉकेट से लॉन्च हुई हैं? ये पहली बात, कौन से देश की सैटेलाइट हैं ये भी सुन लीजिए। ब्राज़ील की सैटेलाइट है ये। ब्राज़ील के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो है मिशेल टमेर। अब ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और रॉकेट का नाम है आर्यन 5, आर्यन द 5th। एली उल्ड मोहम्मद वाल, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? एली उल्ड मोहम्मद वाल थे मॉरिशनिया के राष्ट्रपति। मॉरिशनिया की जो राजधानी है वो है नोआकचोट। और मॉरिशनिया की जो करेंसी है वो है उगुइया। ये वहां के फॉर्मर मिलिट्री कमांडर भी थे। तो कंट्री है मॉरिशनिया। अपॉइंटमेंट कमेटी, ये इसने अभी अभी कितने MD और CEO हमारे सरकारी बैंक्स के अपॉइंट किए हैं? ध्यान से सुनिए सवाल को। कितने मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी MD और CEO कितने सरकारी बैंक के अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने अभी अभी अपॉइंट करे हैं? तो ये सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका नंबर है 7। फटाफट आपको बता देता हूं। इलाहाबाद बैंक के नए MD और CEO बनी हैं उषा अनंत सुब्रमण्यम। ध्यान से सुनिए, इलाहाबाद बैंक की नई CEO हैं MD और CEO उषा अनंत सुब्रमण्यम। इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं R सुब्रमण्यम कुमार। बैंक ऑफ इंडिया के हैं दीना बंद मोहपात्रा।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं राजकिरण राय, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं राजकिरण राय, पंजाब नेशनल बैंक के हैं सुनील मेहता। याद रखिए पंजाब नेशनल बैंक के इससे पहले थी उषा अनंत सुब्रमण्यम। विजया बैंक के हैं आर के शंकर नारायणा और सिंडिकेट बैंक के हैं एम ओ रेगो। तो ये हैं 7, इनके नाम एकदम याद होने चाहिए। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाया है जिससे रूबेला और मीजल का खात्मा हो सके? ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। गठबंधन सरकार है शिवसेना बीजेपी की। और याद रखिए WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और WHO के जो सेक्रेटरी जनरल या डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं मार्गरेट चैन। ये सवाल काफी आता है, मार्गरेट चैन। अब आपके लिए आज का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कमेंट्स में लिख के बताइए फिलिपो ग्रैंडी ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं? फिलिपो ग्रैंडी, ये सवाल अभी अभी एक एग्जाम में आया था और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊं ये लिख लिया करिए, फिलिपो ग्रैंडी। एक और चीज बता देता हूं, MMR एक दवाई आती है जो दोनों रोगों को खत्म करती है, मीजल, मम्प्स और रुबेला तीनों को। तो M यहां पे एक एक्स्ट्रा है, इसका नाम है मम्प्स। जब हमारा पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड फूल जाता है उसकी इंफेक्शन को बोलते हैं मम्प्स। अभी अभी 8वीं कॉन्फ्रेंस हुई हेड ऑफ मिशंस की, वो नई दिल्ली के अंदर उसका उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन कौन से हमारे कैबिनेट मंत्री ने किया? ये है हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, जो काफी टाइम से सक्रिय नहीं थी क्योंकि इनकी किडनी का ऑपरेशन था, किडनी का ट्रांसप्लांट था। इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक समिट ये कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? ये ऑर्गेनाइज की गई नई दिल्ली के अंदर, और ये 3 दिवसीय समिट थी जिसको मॉर्थ ने ऑर्गेनाइज किया था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, याद रखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक कोर्ट है जो एनवायरमेंट संबंधी फैसले सुनाता है, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट गंगा नदी में अगर आप डालोगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो उस पर कितना फाइन लगाया है? ये फाइन है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। एक और बात बता देता हूं आपको, भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है सबसे ज्यादा जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह अनाउंस करा है कि वो उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे हर साल। किस दिन मनाएंगे उत्तर प्रदेश दिवस? हर साल मनाएंगे 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को ही क्यों मनाएंगे? क्योंकि इस दिन जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है उसका नाम पलट के रखा गया था उत्तर प्रदेश 1950 के अंदर। इनमें से भारत की कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो 10,000 अमेरिकी लोगों को रोजगार देगी अगले 2 सालों के अंदर? यह कंपनी है इन्फोसिस, और इन्फोसिस कंपनी के CEO हैं विशाल सिक्का। और याद रखिए ये इन्फोसिस वही कंपनी है जिसने 9,000 भारतीयों को इस साल लात मारी है, उनको नौकरी से निकाल दिया है, और अब ये कह रही है कि 10,000 अमेरिकियों को रोजगार देगी। और इन हमारे याद रखिए 69% जॉब्स हैं जो इस वक्त खतरे में हैं, वर्ल्ड बैंक कहता है ये। और ये खतरे में क्यों है? रोबोट्स की वजह से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसीज आर प्लानिंग टू कोलैबोरेट ऑन बिल्डिंग द फर्स्ट मून विलेज? इनमें से कौन सी अंतरिक्ष की एजेंसी हैं? जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है, तो इस तरह से कौन सी 2 स्पेस एजेंसी हैं जो चांद पे एक गांव बनाने के लिए आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगी? इनका नाम है, एक तो है चाइना की जिसको बोलते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA, और दूसरी है यूरोप की यानी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो आंसर है 1 और 4। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है जहां पे IMF का भी है और वर्ल्ड बैंक का भी है। इसरो तो जानते हैं आप, बेंगलुरु, और इसरो के चेयरमैन हैं AS किरण कुमार। एक और पूछते हैं एग्जाम में, रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस है रशिया की, और जाक्सा जैपनीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा है जापान की, JAXA। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने अभी अभी डॉक्टर ऑफ लेटर्स नाम की डिग्री तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान जो भारत आए थे उन्हें दी है? यह यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया। सो आंसर है जामिया मिलिया इस्लामिया। और एक बात याद रखिए, टर्की के सबसे ताकतवर व्यक्ति हो गए हैं। पहले टर्की के प्रधानमंत्री थे, अब लेकिन टर्की ने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब ये टर्की के राष्ट्रपति हो गए हैं और बहुत ही ताकतवर हो गए हैं। भारत आए थे, इनका नाम है एर्डोगान। जामिया मिलिया इस्लामिया ने इन्हें दिया डॉक्टर की डिग्री। एक और बात, जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर कौन है? ये आ सकता है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आ गई है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल
M.A. जाकी। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हम किस दिन मनाते हैं? जो हमारे दमकल विभाग के लोग हैं, जो अग्निशमन कार्यालय में काम करते हैं, आग बुझाते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल 4 मई को। अभी अभी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2017 हुई इंग्लैंड के अंदर। इसको किसने जीता? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं ये। इनका नाम है मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी। अब आपके लिए आज का छठा सवाल, मार्क सेल्बी कौन से देश के हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए। अभी अभी बच्चों की किताबें, उनका 4 किताबों का संग्रह जिसका नाम है स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी, इसको हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रिलीज करा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने रिलीज करा। कितनी भाषाओं के अंदर? टोटल भाषाएं हैं 15। और हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो हैं वेंकैया नायडू। नियो एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर, तो एक्सप्रेशनलिज्म यूरोप में एक वक्त काफ़ी चला था, तो उसकी जो नई तकनीक है उसके पेंटर A.R. पंक, इनका भी अभी निधन हो गया। आपको बताना है ये कहाँ से थे? ये थे जर्मनी के। और A.R. पंक का जो असली नाम है वो था राल्फ विंकलर। पुरातत्व विभाग के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक मॉडल गार्डन के अवशेष बरामद करे हैं। कहते हैं कि ये 4000 साल पुराने हैं। एक मकबरे से ये मिले हैं, इजिप्ट के एक शहर से। तो आपको बताना है इजिप्ट का वो शहर कौन सा है। उस शहर का नाम है इजिप्ट का लक्सर। इजिप्ट की राजधानी है कैरो। और ये एक स्पेन के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये अवशेष बरामद किए हैं। भारत ने अभी अभी अनसक्सेसफुल टेस्ट फायर किया। इनमें से कौन सी? मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो ये अनसक्सेसफुल रहा, एक बात याद रखिए, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, डिजायर्ड पैरामीटर थे, उनको अचीव नहीं कर पाई। लेकिन वैसे मिसाइल ये पहले हमेशा सक्सेसफुल रही है। इसका नाम है अग्नि द्वितीय और 2000 किलोमीटर क्षमता तक मार गिराने की ये कैपेबिलिटी रखती है। और ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। एक मिसाइल और एग्जाम में आजकल काफ़ी आ रही है, बैरक 8। बैरक 8 ये जो मिसाइल है ये भारत ने इजराइल की मदद से बनाई है। तो इंडिया इजराइल कोऑपरेशन का प्रतीक है बैरक 8। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी के अंदर जो अवार्ड हैं वो 1 से बढ़ाकर जो नेशनल यूथ अवार्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। तो इनमें जो नंबर ऑफ अवार्ड हैं जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनका नंबर बढ़ा के 1 से कितना कर दिया गया है। और जो प्राइज मनी है वो इसमें 2 लाख रुपए है। और जो इंडिविजुअल कैटेगरी में वो भी बढ़ा के 50,000 कर दी गई है। और इनका नंबर बढ़ा के कर दिया गया है अवार्ड्स का 10। और 30 दिन का टाइम दिया है एप्लीकेंट्स को अप्लाई करने के लिए। और टोटल 25 लोगों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। 8 स्टेट असेंबली हैव पास द स्टेट GST बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। याद रखिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल है ये पास कर दिया है 8 राज्यों ने। टोटल 15 राज्य चाहिए हमें पास करने के लिए, तब ये कानून बन जाएगा। अब ये 8 राज्य जिन्होंने पास किया है, इनमें से वो कौन सा नहीं है? तो हरियाणा ने पास कर दिया है, उत्तराखंड ने पास कर दिया है, मध्य प्रदेश ने भी कर दिया है, कर्नाटक इनमें से नहीं है। कर्नाटक ने अभी पास नहीं किया है। 7 और बस हमें राज्य चाहिए, टोटल 15 चाहिए। अब आपके लिए आज का 7वां सवाल, कमेंट्स में लिख के बताइए, पहला राज्य जिसने GST बिल को पास किया वो कौन सा था? केंद्र सरकार ने अभी अभी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दिया है। वो एक MOC साइन करेगा जापान के साथ। इनमें से कौन से फील्ड में? तो ये साइन होगा जापान के साथ रेलवे सेफ्टी के फील्ड में। क्योंकि आप जानते हैं जापान जो है वो अपनी रेलवे तकनीक के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। बहुत ज़्यादा बुलेट ट्रेन जापान में चलती हैं। और एक खास ट्रेन एग्जाम में पूछते हैं, शिनकानसेन। ये जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन है जिसमें नरेंद्र मोदी ने पिछले साल भ्रमण किया था वहाँ के जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे के साथ। तो इसका नाम है शिनकानसेन। रेलवे सेफ्टी के लिए हमने जापान के साथ टाई अप किया है। एक और टाई अप याद रखिए जो हमने मलेशिया के साथ किया है। मलेशिया के साथ हमने किया है यूरिया और अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए। यूरिया और अमोनिया यानी खाद बनाने के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करेगा मलेशिया। और स्पेन हमारे साथ करेगा सिविल एविएशन के क्षेत्र में, यानी नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आपसी सहयोग करेगा स्पेन। तो ये 3 अलग अलग MOU साइन हुए हैं। MOC एक साइन किया है हमने जापान के साथ रेलवे सेफ्टी के क्षेत्र में, शिनकानसेन यहाँ की जापान की ट्रेन है, स्पेन के साथ सिविल एविएशन, और मलेशिया के साथ यूरिया और अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के क्षेत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल स्मैशर LHC
इसने अपना काम दोबारा सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया है प्रोटॉन्स को पहली बार 2017 में। आपको ये बताना है कि ये 27 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर रखा गया है, जो किन दो देशों को जोड़ती है या किन दो देशों के अंदर है। तो ये जो अंडरग्राउंड सुरंग है ये है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर। सो आंसर है फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। और LHC बोलते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को, HADRON। तो ये फुल फॉर्म आ सकती है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। दिसंबर 2016 में इसने काम करना बंद कर दिया था और इसको बनाया है CERN के वैज्ञानिकों ने, यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको बोलते हैं CERN। तो 10 साल से ज़्यादा का समय लगा था इसको बनाने में। दुनिया का सबसे बड़ा ये LHC है। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसने जिम्बर कंपनी को खरीद लिया है $10 मिलियन में? तो ये कंपनी है क्विकर, $10 मिलियन में खरीद लिया है। और मैं बताना चाहूँगा जिम्बर कंपनी के जो 3 को फाउंडर हैं उनमें से एक मेरे क्लासमेट हैं मिस्टर गौरव श्रीवास्तव। तो ये मेरे लिए भी एक काफ़ी सम्मान की बात है। तो जिम्बर कंपनी जो है ये एक ऑनलाइन जो ऑन डिमांड कंपनी है, जैसे आपकी दूसरी कंपनी है अर्बन क्लैप वगैरह, और जिम्बर कंपनी अब क्विकर ने इसे खरीद लिया है। इनमें से भारत का पहला प्राइवेट स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये पुंज लॉयड नाम की कंपनी ने खरीदा है। और इनमें से ये प्लांट कहाँ पे लगा है एक तो ये बताना है, और दूसरा ये एक जॉइंट वेंचर है इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ। तो ये लगा है मलनपुर में, MALANPUR। यहाँ पे छोटे हथियार बनाए जाएंगे और ये मलनपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है मध्य प्रदेश में। और एक बात और, इजराइल की करंट जो करेंसी है, मुद्रा, वो ज़्यादा लोग नहीं जानते, उसको बोलते हैं न्यू शकेल। ये चलती है इजराइल के अंदर। टेक्निकल कमेटी बनाई गई है एक, जो IBBI है। उसमें कुछ ये टेक्निकल स्टैंडर्ड ले डाउन कर रहे हैं जिससे जो IBBI के अंडर जो भी आता है उसके परफॉर्मेंस को रेगुलेट किया जा सके, खासकर कोर और दूसरे सर्विसेज के लिए 2017। आपको ये बताना है ये जो टेक्निकल कमेटी बनी है इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया है? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मिस्टर RB बर्मन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हम हर साल 3 मई को मनाते हैं। ये आप बताइए ये किस चीज़ की एनिवर्सरी है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं? ये एनिवर्सरी है विंड हॉक डिक्लेरेशन की। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये दिखाता है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो कितने स्वतंत्र हैं काम करने के लिए। तो हर बार भारत इसमें बहुत पिछड़ जाता है, इस बार भी 3 पायदान भारत पीछे खिसक गया है पिछले साल से। और 2017 का जो थीम था वो था क्रिटिकल माइंड्स फॉर क्रिटिकल टाइम्स। भारत प्रेस फ्रीडम में बहुत पीछे है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट हैं जो मर जाते हैं, जिन पे अटैक किए जाते हैं काम करते हुए। क्रिटिकल माइंड्स फॉर क्रिटिकल टाइम्स। इस बार मैन सिंगल और डबल्स टाइटल ये 2017 ITTF चैलेंज चिले ओपन हुआ था, चिले की राजधानी सैंटियागो में। किसने जीता? इसको जीता है सौम्यजीत घोष ने। तो मैन सिंगल तो खुद जीत लिया और डबल में इन्होंने पेयर किया किसी के साथ। तो इनके पार्टनर थे वो थे एंथोनी अमलराज। और चिले के बारे में आपको बता चुका हूं। चिली की जो मुद्रा है वो है चिलियन पीसो, यहां चलता है पीसो। इनमें से किस व्यक्ति को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी PAC का चेयरमैन बनाया गया है? PAC के चेयरमैन हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? KV थॉमस। इनको लोकसभा के स्पीकर ने अपॉइंट किया है और 14 मेंबर हैं PAC में जो 1 साल के लिए ये ऑफिस में रहेंगे। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी रिलीज करी है अपनी नई ब्रांड आइडेंटिटी रिलीज करी है? विप्रो कंपनी ने। विप्रो के बहुत सारे बिजनेस हैं, FMCG बिजनेस यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बिजनेस भी है, IT का बिजनेस भी है, बहुत सारे बिजनेस हैं। विप्रो कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम है अबीदाली नेमुच्छवाला। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबीदाली नेमुच्छवाला। इनमें से भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी होगी? इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक के हिसाब से इसको रिलीज करा है संयुक्त राष्ट्र संघ की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने, यानी SCAP ने। काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित ये संस्था है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की है और इसलिए ये काफ़ी वैल्यू रखता है जो ये बोलते हैं। तो इनके हिसाब से हम ग्रो करेंगे 7.1% और 2018 में हम ग्रो करेंगे 7.5% इन्हीं के हिसाब से। और SCAP जो है इसके जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं उनका नाम है शमशाद अख्तर।
और ये थोड़ी सी आपको कम लग रही होगी 7.1%, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो भारत का उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, उतना जो यूएस की जो पॉलिसी है इस वक्त वो नेशनलिस्टिक पॉलिसी है जो सिर्फ अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगी, दूसरी जो देश है उनको फायदा नहीं पहुंचाएगी, इस वजह से भारत पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। उड़ीसा की मॉडिफाइड लिस्ट के हिसाब से इनमें से कौन सा समुदाय है जिसे शेड्यूल कास्ट घोषित कर दिया गया है? शेड्यूल कास्ट घोषित किया गया है सुआलगिरी, या इसे हम कहते हैं सुआलगिरी इसको, और उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना जिसने ये कहा है कि वो जनवरी से दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना चाहता है, और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है, जिसे हम फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, और अब ये मूवमेंट जो तेज हो रही है, और ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वाला जो साइकिल है ये ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इम्पोज किया था, तो कुछ लोग इसे उस तरह से देख रहे हैं कि ये ब्रिटिशर्स ने किया था तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और अभी अभी मेंस डबल टाइटल तालाहासी चैलेंजर हेल्ड इन फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स, तो तालाहासी चैलेंजर प्रतियोगिता फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। इसमें मेंस डबल टाइटल किन 2 खिलाड़ियों ने मिलकर जीता है? ये बात हो रही है यहाँ पे टेनिस की। ये 2 खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और स्कॉट लिप्सकी। सो आंसर है 1 और 3, लिएंडर पेस और स्कॉट लिप्सकी। एक और बात, भारत के एक उभरते खिलाड़ी हैं जिनका नाम है राम कुमार रामनाथन। ये नाम याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकते हैं राम कुमार रामनाथन का संबंध कौन से खेल से है। राम कुमार रामनाथन मैन सिंगल्स एकल प्रतियोगिता में सेकंड आए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ई नासिका और OTL 300 ये डिवाइस हैं जो पहली बार हमारी आर्म्ड फोर्सेस को दिए गए हैं। ये किसने डेवलप करे हैं? ई नासिका। ई नासिका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नासिका। नासिका मतलब बोलते हैं हमारी नाक को, और हमारी नाक सूंघती है, तो अगर कोई विषैले तत्व हमारी आर्मी या उनको हमारी फोर्सेस को मारने के लिए छोड़ता है तो उसे ये इलेक्ट्रॉनिक नाक सूंघ के पता कर लेगी। और दूसरा है OTL 300। OTL 300 एक इस तरह का डिवाइस है जो ऑप्टिकल एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है, जो कैमोफ्लैज किए गए हैं। कहने का मतलब अगर कोई ऐसे ऑप्टिकल एलिमेंट हैं, देखने के यंत्र हैं जिनका रंग बदल दिया गया है जिससे वो पकड़े ना जाए, तो OTL उन्हें पकड़ लेगा। तो ये हमारी जो सेना है उनकी मदद करेंगे। इनको डेवलप करा है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी DRDO ने। और DRDO के इस वक्त डायरेक्टर कौन है? उनका नाम है एस क्रिस्टोफर। तो एस क्रिस्टोफर DRDO के और इसरो के AS किरण कुमार, दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से तमिलनाडु का अव्वा ईयर अवार्ड 2017 के लिए किसे मिला है? अव्वा ईयर अवार्ड ये मिला है हमारे पूर्व प्रेसिडेंट R वेंकट रमन, उनकी बेटी को, जिनका नाम है पद्मा वेंकट रमन, और ये वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन यानी WIA की चेयरमैन भी हैं, ये भी याद रखिए। और इन्हें ये अवार्ड मिला क्यों है? क्योंकि जो लेप्रेसी रोग है उससे पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, और नारी सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। इनमें से कौन सा बैंक है जो 600 डिजिटल गांव बनाएगा पूरे 1 साल के अंदर, यानी इस साल के अंत तक भारत के अंदर हर जगह बनाएगा, 600 डिजिटल गांव बनाएगा ICICI बैंक। और एक बात और बता देता हूं, जब ICICI बैंक डिजिटल विलेज बनाता है तो वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं। आपको याद होगा भारत का पहला डिजिटल विलेज अकोडारा गांव, ये अकोडरा या अकोडारा बोलते हैं, साबरकंठ में है, ये डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, ये भी बनाया था ICICI बैंक ने, तो ये भी याद रखिए। रेलवेज भारत में लग्जरी ट्रेन सर्विस लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। लग्जरी ट्रेन मतलब बहुत ही ज़्यादा जो कॉस्टली और जहाँ पे एकदम 5 स्टार एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। कौन से रूट पे चलेंगी ये चलेंगी मुंबई से गोवा, तेजस एक्सप्रेस। और इनमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे सिक्योरिटी बहुत है, वाईफाई फैसिलिटी है, आपको ATM भी मिलेगा अंदर, आपको मैगजीन मिलेंगी, LCD TV मिलेंगे, स्नैक टेबल मिलेंगी, ऑटोमेटिक दरवाजे, बहुत कुछ है इसमें, जैसे बिल्कुल 5 स्टार होटल होता है वैसा। तो मुंबई से गोवा रूट पे चलेंगी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। और हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री, उसने एक कैंपेन लॉन्च करा है जिससे बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना उजागर की जाए। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है विद्या वीरता अभियान, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे विजडम एंड वॉरियर कैंपेन। इसमें जितने भी स्कूल हैं, 1000 स्कूल हैं लगभग, उनमें एक ऐसी दीवार बनाई जाएगी हर स्कूल में जिसपे हमारे जो परमवीर चक्र जीत चुके, जो हमारे निर्भीक सैनिक हैं, उनके फोटो वगैरह ये सब बनाए जाएंगे।
तो और हमारे जो मिनिस्टर हैं, चार्डी मिनिस्टर, वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। फॉर्मूला 1 रशियन ग्रॉ प्री अभी अभी हुई, इसमें नंबर 1 कौन आए, टॉप पोजीशन किसने हासिल की? इनका नाम है, ये पहली बात तो मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज गाड़ी चलाने वाले हैं वल्तारी बोतास। वल्तारी बोतास। और ये कौन से कंट्री के हैं? नाम से इटालियन लगते हैं लेकिन ये है फिनलैंड के, वल्तारी बोटास। तो ये सब याद रखना है आपको। कितना पैसा है जो रेलवेज लगाएगी पहले चरण में, जिससे हमारे जितने भी वैगन और लोकोमोटिव हैं उन्हें RFID टैग से RFID टैग उनमें लगाए जाएंगे। तो जो RFID टैग हैं ये पहले हमारे जिन्हें कहते हैं टोल टैक्स, जहाँ पे कलेक्ट होता है वहाँ पे भी लगाए गए थे। इसमें जो प्रीपेड कार्ड होते हैं उनमें से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है, ये RFID टैग होते हैं। रेलवेज के अंदर 57 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। 50,000 रेलवेज के कोच हैं जिनमें लगाए जाएंगे और 9,000 लोकोमोटिव्स के अंदर ये लगाए जाएंगे। तो ये जो टैग हैं इनको डिज़ाइन करा है क्रिस ने, यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। ये याद रखना है, एक टैग का कीमत है 1,000 रुपये और सबसे पहले लगाए जाएंगे ये विशाखापट्टनम तलचर पैरादीप सेक्शन के अंदर। डॉक्टर संजय प्रतिहार, इन्हें इनसा मेडल मिला है अभी यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2017। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं? ये INSA बोलते हैं, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इसके द्वारा इन्हें मेडल मिला है यंग साइंटिस्ट अवार्ड। ये पढ़ाते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी में, तेजपुर यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है। कहां पर ये लगेगा? ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2065 ऐसे वेदर स्टेशन लगेंगे जो PPP मॉडल से होंगे, और ये लगा है विदर्भ के अंदर, विदर्भ रीजन के अंदर लगा है। अगर और स्पेसिफिक आप चाहते हैं तो ये लगा है डोंगर गांव में, जो है नागपुर में। इनमें से किस व्यक्ति को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय, ये साइप्रस देश का सबसे ऊंचा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो मिला है? किसको मिला ये मिला है हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को। और जो साइप्रस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं वो हैं निकोस अनास्तासियादेस। ये 5 दिवस की यात्रा पे भी थे। 4 एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं साइप्रस के साथ, जैसे मर्चेंट शिपिंग में, एयर सर्विसेज में, क्लाइमेट चेंज में, इंटरनेशनल टेररिज्म में। साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया, यूरो चलता है यहाँ पे, और साथ में इनका अपना खुद का एक पाउंड है वो भी चलता है। भारत स्कॉलरशिप देगा 35 करोड़ रुपए की, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बच्चों को। तो ये स्कीम का नाम है मुक्ति जोधा स्कीम। अब आप ये बताइए, ये स्कीम कौन से देश के बच्चों के लिए है? ये अगले 5 साल तक ये स्कॉलरशिप दी जाएगी बांग्लादेश के बच्चों के लिए, बांग्लादेश के बच्चों के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका, राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। स्पेस एक्स कंपनी है जो एलोन मस्क की कंपनी है, ये जो अभी नासा की और इसरो की दोनों की कॉम्पिटिटर बनी हुई है। इन्होंने एक इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च करा है जिसका नाम है NROL-76। तो आपको यह बताना है कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च करा है। ये इन्होंने लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस सेंटर से, और इस कंपनी के CEO हैं एलोन मस्क। इस कंपनी का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक डाक टिकट लॉन्च करी है, क्योंकि इनमें से 11वीं शताब्दी के एक दार्शनिक है, फिलोसोफर हैं, इनके 1000 साल पूरे हो गए इनके जन्म को। कौन है ये? तो इनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य वैष्णव जो धर्म है उसके एक संत हुए हैं, और इनकी जो बॉडी है वो आज भी सुरक्षित रखी हुई है। ये टेम्पल है श्रीरंगम रंगनाथर स्वामी टेम्पल, तिरुचिरपल्ली तमिलनाडु में, वहाँ पे इनकी बॉडी आज भी रखी हुई है। तो इनका नाम है रामानुजाचार्य। इनमें से किसको नया प्रेसिडेंट चुना गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का 2017-2018 के लिए? इनका नाम है शोभना कमिनेनी, और ये अपोलो हॉस्पिटल्स की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो इससे पहले थे डॉक्टर नौशाद फोर्ब्स, वो थे CII के चेयरमैन। और ये बताइए, इनमें से पहले भारतीय कौन बने जिन्होंने 19वां एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली, जो चेन्नई के अंदर हुई? और ऐसा करने वाले ये फर्स्ट इंडियन बने। इनका नाम है जोशना चिनप्पा। महिलाओं की कैटेगरी में इन्होंने जीता है, और मैन सिंगल जीता मैक्स ली ने, ये हांगकांग के हैं, इन्होंने जीता। और इन्होंने भारत के खिलाड़ी को हराया जिनका नाम है सौरव घोषाल। तो सौरव घोषाल का
जो संबंध है वो भी है स्क्वॉश से, स्क्वॉश। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने जो गाय हैं उन्हें बचाने के लिए एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करी है जिसका नाम है गौवंश चिकित्सा मोबाइल वैन? ये सिर्फ गाय और सिर्फ गाय को बचाएगी। अगर कोई गाय है, अगर सड़क पे पड़ी हुई है, उसे किसी सुविधा की ज़रूरत है, तो आप ये वाली एम्बुलेंस बुला सकते हैं। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने ये सेवा कहाँ कहाँ स्टार्ट करी है? इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा और वाराणसी में। और अभी दूसरा राज्य है जिसने इसको अपना लिया है, वो मध्य प्रदेश है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सेवा बहुत सारे और राज्य भी जल्दी शुरू करेंगे। इनमें से कौन सा शहर है जो दुनिया का पहला शहर बना है जिसने अपना टाइपोग्राफिक फॉन्ट लॉन्च कर दिया है? यानी अपनी एक विशेष टाइपिंग की लिपि इन्होंने लॉन्च करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। यह भी याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो इस वक्त सीईओ हैं वो भारतीय हैं, सत्य नडेला। ये है दुबई। दुबई कहाँ पे पड़ता है? यूएई के अंदर आता है। यूएई में जो 7 एमिरेट है उनमें से एक दुबई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। और अरेबिक और लैटिन अल्फाबेट भी इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। इनमें से किस व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ डिप्लोमेटिक सर्विस मेरिट संगने मेडल ऑफ साउथ कोरिया से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया एक्टिंग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया हुआंग काओ अहान ने। हुआंग काओ अहान ये है प्रधानमंत्री हैं कोरिया के और एक्टिंग प्रेसिडेंट है, क्योंकि यहाँ की जो प्रेसिडेंट थी उन्हें हटा दिया गया है क्योंकि वो भ्रष्टाचार में पकड़ी गई थी। उनका नाम था पार्क गुन हाय, उनको हटा दिया गया है। तो अभी ये यहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। और इन्होंने ये दिया राजीव कौल को ये सम्मान। और साउथ कोरिया की जो मुद्रा है वो है वॉन, WON, और यही मुद्रा नॉर्थ कोरिया में भी चलती है, WON, वॉन। यहाँ की राजधानी है सियोल। एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है हमारे टेलीकॉम मंत्रालय ने, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने, जो हमारे जो पीपल हैं, लोग हैं, उन्हें ये अलाउ करेगा कि वो कितनी रेडिएशन मोबाइल टावर से निकल रही है उनके लोकेलिटी में, उसको ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, जो ये टेलीफोन की बड़ी बड़ी टावर होती हैं, इनसे बहुत सारी किरणें निकलती हैं और उनमें से कुछ ऐसी रेडिएशन होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे नहीं होते। तो ये आप मेजर कर सकते हैं कि आपके टेलीफोन टावर में से कितनी तरंगें निकल रही हैं, उनकी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है। इसका नाम इन्होंने रखा है वेब पोर्टल का तरंग संचार, तरंग संचार। और हमारे जो कम्युनिकेशन के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, उनका नाम है मनोज सिन्हा। गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मनाता है। तो ये किस दिन मनाता है? ये 12 लोकेशंस पे इन्होंने मनाया 2 मई को, 2 मई को। और एक बात और याद रखिए, जो गंगा सफाई के लिए हमारी कैबिनेट मिनिस्टर है वो है उमा भारती, जल संसाधनों के लिए, रिवर डेवलपमेंट के लिए और गंगा सफाई के लिए। इनमें से किस कंपनी ने एक बिड हुई थी जो जीत ली है मोस्ट एक्सपेंसिव लाइमस्टोन ब्लॉक, कैसला द्वितीय, छत्तीसगढ़ का है, 11,894 करोड़ रुपए में इस कंपनी ने खरीदा है। ये लाइमस्टोन का ब्लॉक है। तो ये चूना पत्थर, इसका जो माइनिंग अब इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये खरीदा है डालमिया सीमेंट ने, डालमिया भारत सीमेंट। तो ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग मशीन बनाया है जो 24,000 गुना ज़्यादा तेज़ है? अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल काउंटर पार्ट है इनके, इंटरनेशनली जो दूसरे इस तरह के ऑप्शन हैं उनसे 24,000 गुना तेज़ है। ये बनाया है चाइना के वैज्ञानिकों ने, चाइना। एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें, थोड़ा सा कठिन है। चाइना के ये वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने ये बनाया है? तो इन वैज्ञानिक का नाम है पेन जियानवई, पेन जियानवई। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग कंपनी फिच ने भारत की जो सॉवरन रेटिंग है उसको क्या डिक्लेयर किया है? तो ये है स्टेबल। भारत की जो सॉवरन रेटिंग जो इन्होंने दी है वो दी है स्टेबल और रेटिंग है BBB माइनस, BBB माइनस। और इनके हिसाब से हमारा जो GDP ग्रोथ करेगा वो फाइनेंशियल ईयर 2017 में ग्रो करेगा 7.7%। फिच का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर के अंदर और इसके फाउंडर हैं जॉन फिच। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना डोमिनेटेड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो आपको यह बताना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना लोन भारत के लिए अप्रूव करा है। आंध्र प्रदेश में बनने वाला एक बिजली का प्रोजेक्ट है, उसके लिए टोटल पैसा मिलेगा $160 मिलियन। और ये जो, क्योंकि चाइना का बैंक है, चाइना डोमिनेटेड बैंक है, बहुत सारे देश हैं इसमें, भारत भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हिस्सा है। अब इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लीकन, जिन लीकन, ये आपको याद रखना है। और DG पांडियन, DG पांडियन है वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इस बैंक के। चाइना के बाद इस बैंक में सबसे बड़ा शेयर होल्डर भारत ही है
और इसमें 57 फाउंडिंग मेंबर हैं। ऊबर कंपनी अब फूड डिलीवरी सर्विस भी देगी, जिसका नाम इन्होंने रखा है ऊबर ईट्स। तो ऊबर ईट्स नाम की जो सर्विस है इन्होंने कौन से शहर में भारत में लॉन्च करी है? ये इन्होंने सबसे पहले लॉस एंजलिस में लॉन्च करी थी, जो अमेरिका में है। अब ये लॉन्च करी है मुंबई के अंदर। इनमें से किस व्यक्ति को इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी ICSSR का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ये बस आप याद रख लीजिए। पहले थे SK थोराट साहब और अब नए हैं ब्रज बिहारी कुमार। ब्रज बिहारी कुमार इज द आंसर। भारत ने अभी अभी कंडक्ट करा अपना सक्सेसफुल टेस्ट फायर एडवांस ब्लॉक 3 वर्जन कौन सी सैटेलाइट का? ये अंडमान निकोबार के अंदर करा है। मिसाइल है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल का इन्होंने करा है सक्सेसफुल टेस्ट फायर इसके एडवांस ब्लॉक 3 वर्जन के लिए। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम जो है ये इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर से आता है ये, और रशिया की मदद से बनाई है। तो रशिया में एक नदी है जिसको बोलते हैं मोस्कवा। तो मोस्कवा और ब्रह्मपुत्र दोनों को मिला दीजिए। ब्रह्मपुत्र से उठा लीजिए भ्र और मोस्कवा से उठा लीजिए मोस, तो बन गया ब्रह्मोस। प्रताप सिंह बागल, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कौन से राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं? तो ये कांग्रेस के मंत्री थे मध्य प्रदेश की सरकार में। मध्य प्रदेश में 10 साल तक लगातार कांग्रेस की इससे पहले सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान से पहले वहां दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। 13वां अंतर्राष्ट्रीय परमाकुलेचर कन्वर्जेंस ये अभी अभी कहां पे हुआ? और इस बार इसका थीम था टुवर्ड्स हेल्दी सोसाइटी, यानी जो हेल्थ है उस पर यह फोकस था। हर 2 साल में एक बार ये होता है। इस बार ये हुआ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। 5 देशों का डेलीगेशन भारत अभी अभी आया था ई-विन को स्टडी करने के लिए। ये कौन से मंत्रालय का प्रोजेक्ट है ई-विन? ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसको बोलते हैं ई-विन। यानी जो हम वैक्सीनेशन देते हैं रोगों से बचाने के लिए, तो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका प्रोजेक्ट है। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा। अब ये 5 देश कौन आए थे भारत? फिलीपींस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल और थाईलैंड। ये थे 5 देश जो भारत आए थे। कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने MOA साइन किया है 1000 मेगावाट का विंड पावर? PTC इंडिया से ये खरीदेगा MNRE's फर्स्ट विंड ऑक्शन स्कीम के तहत। तो ये कितने राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं? टोटल हैं 6। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बोलते हैं MNRE शॉर्ट में, और मंत्री हैं पीयूष गोयल। बिजली मंत्री, जैविक ऊर्जा के लिए जो मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। और ये 6 कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा और असम। ये हैं वो 6 राज्य। और MOA बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को। 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने एक आपस में डील साइन करी है, सेफ जोन डील फॉर सीरिया। इनमें से वो कौन सा देश नहीं है? तो ये देश है यूनाइटेड स्टेट, जो इसमें से नहीं है। और एक बात याद रखिए, सीरिया में जो ये युद्ध चल रहा है इसके में सेफ जोन्स का कंसेप्ट एक डेवलप किया जा रहा है। यानी कि आप पूरे सीरिया में अगर वॉर नहीं रोक सकते तो कम से कम कुछ ऐसे सेफ जोन बता दीजिए जहां पे वॉर रुक सकती है। और यही डोनाल्ड ट्रंप ने जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पे बात की तो ये भी कहा। अब देखना होगा कि ये मानते हैं कि नहीं। खैर, ये 3 देश हैं, टर्की, ईरान और रशिया। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हसन रूहानी। टर्की के भारत आए थे अभी एर्डोगान। रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन। और सीरिया की राजधानी पूछते हैं एग्जाम में, दमास्कस। सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं असाद, बशार अल असाद। और सीरिया में चलता है सीरियन पाउंड। साउथ एशिया सैटेलाइट ये लॉन्च करी भारत ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है GSAT-9। GSAT-9। और ये पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी सार्क कंट्री हैं, 8 देश हैं सार्क में, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, सबकी मदद करेगी पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान ने खुद ही मना किया है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है एक्सप्रेस वाईफाई? इंडिया के अंदर ये लॉन्च करा है। एक्सप्रेस वाईफाई लॉन्च किया है फेसबुक ने, और ये इन्होंने ISP के साथ पार्टनरशिप में किया है। एक और बात, ये अलग अलग नाम रखे जा रहे हैं इनके। जैसे उत्तराखंड में नाम रखा गया है एयर जल्दी। एयर जल्दी कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने किया है उत्तराखंड में। तो कई ISPs के साथ मिलकर किया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। राजस्थान में LMES के साथ करा है। गुजरात में एक कंपनी है जिसका नाम है तिकोना, उसके साथ मिलकर करा है। और मेघालय में एक कंपनी है शैलधार, उसके साथ मिलकर करा है। 700 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं 500 रिटेलर्स के साथ। तो काफ़ी बड़े लेवल पे इन्होंने किया है एक्सप्रेस वाईफाई। फेसबुक की अभी ये सर्विस कई कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रही है, जैसे तंजानिया में चल रही है, केन्या में चल रही है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया में चल रही है, और भारत में भी लॉन्च कर दी गई है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार बनाई है? सौर ऊर्जा से चलने वाली ये गाड़ी है, सौर ऊर्जा से भी चलेगी और बिजली से भी चलेगी, तो हाइब्रिड कार है ये। और ये पूरे अपने खुद के रिसोर्सेज यूज़ करके बनाई है। तो ये बनाई है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाई है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, केरल की राजधानी, वहाँ पे ये बनाई है।
इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कैमरा बना दिया है? ये 5 ट्रिलियन इमेजेस एक सेकंड में खींच सकता है। 5 ट्रिलियन इमेजेस, आई थिंक 5 ट्रिलियन होती है, आई थिंक 50,000 करोड़ फोटो खींच सकता है एक सेकंड में। तो ये आप एकदम कन्फर्म कर लीजिएगा 1 ट्रिलियन कितना होता है। तो इसको बनाया है कौन से देश के साइंटिस्ट ने? इसको बनाया है स्वीडन के साइंटिस्ट ने। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और वहाँ की यूनिवर्सिटी है लुंड यूनिवर्सिटी, उन्होंने बनाया है। और ये जो कैमरा है इसका नाम है फ्रेम, FRAME, फ्रेम यानी फ्रीक्वेंसी रिकॉग्निशन एल्गोरिदम फॉर मल्टीपल एक्सपोजर। और स्वीडन की करेंसी है क्रोना। तो यूरोप का देश है लेकिन यूरो नहीं चलता, क्रोना चलता है। कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूवल दे दिया है। इंटरनेशनल स्टेटस कौन से एयरपोर्ट को मिलेगा, यानी कौन सा एयरपोर्ट अब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट? ये एयरपोर्ट है विजयवाड़ा एयरपोर्ट। और विजयवाड़ा कहां पे है? विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश के अंदर। अभी अभी एक प्रदर्शनी हुई जिसका नाम है सृष्टि। इसको किसने इनॉग्रेट करा है? कौन से मंत्रालय ने इनॉग्रेट करा है सृष्टि? तो इसको इनॉग्रेट करा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, यानी जो हमारा परिवहन मंत्रालय है उसने। सृष्टि की एक फुल फॉर्म भी है, जैसा कि सारी स्कीम्स की होती है। तो सृष्टि की फुल फॉर्म है सेफ रोड एंड इंटर स्टेट हाईवेज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सैप के साथ पार्टनरशिप करके इंट्रोड्यूस करा है सरल जीएसटी? सरल जीएसटी कुछ नहीं है, जीएसटी को समझाने के लिए एक सोल्यूशन है टैक्स पेयर्स के लिए, और इसको लॉन्च किया है रिलायंस कॉर्पोरेट आईटी पार्क लिमिटेड के साथ मिलकर। इनमें से कौन सी कंपनी ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज का, इनमें से भारतीय एंटरप्राइज ने किस व्यक्ति को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए? तो इनका नाम है सोमेन घोष। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने अभी अभी अपने ऑपरेशंस कौन से शहर में शुरू कर दिए हैं? अब ये बहुत सारी जगह पे हो गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे, और लेटेस्ट इन्होंने शुरू किया है पुणे के अंदर। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है। अब ये एक, इनमें से कौन सी नदी को लिविंग ह्यूमन एंटिटी का स्टेटस देंगे? यानी कि इस रिवर को अगर आप किसी भी तरह की चोट पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आप किसी आदमी या औरत यानी किसी ह्यूमन बींग को पहुंचा रहे हैं, उतना ही सीरियस इशू समझा जाएगा। ये नदी है नर्मदा नदी, बहुत बड़ी नदी है, 1312 किलोमीटर लंबी ये नदी है। भारत की क्या पोजीशन है? फीफा ने जो फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग अभी अभी रिलीज करी है उनमें भारत की पोजीशन है 21 सालों में पहली बार 100, और नंबर 1 है ब्राजील। फीफा का हेडक्वार्टर पूछें तो आप बता सकते हैं जूरिक के अंदर है, जूरिक शहर स्विट्जरलैंड में है। और फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, जिन्हें दोहरी नागरिकता है, एक तो स्विट्जरलैंड की और एक इटली की। इंटरनेशनल एंटी चाइल्ड लेबर डे हम कब मनाते हैं भारत के अंदर? यानी जो बच्चे हैं, बच्चों की जो मजदूरी होती है उसके अगेंस्ट हम जो दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 30 अप्रैल को। ध्यान से सुनिए, ये 12 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, लेकिन भारत में हम मनाते हैं 30 अप्रैल को। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसने एक नया सीरीज ऑफ इंडेक्स लॉन्च करा है भारत ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। ये अभी भी लॉन्च होगा। इसके लिए बेस ईयर किसे रखा गया है? बेस ईयर इसके लिए रखा गया है 2011-2012। और हमारे जो चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं और MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है TCA अनंत, इन्होंने ये डिक्लेयर किया। अभी जो बेस ईयर है वो है 2004-2005। और हमारे जो मिनिस्टर हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी MOSPI के, वो हैं DV सदानंद गौड़ा। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण रिकॉर्ड करा गया अब 18 अप्रैल को मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी जो हवाई के अंदर है। कितना था ये प्रदूषण? ये था 410 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 410 ppm। तो ये आपको याद रखना है। और स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियनोग्राफी प्रोग्राम, उसने ये रिकॉर्ड करा। इंस्टीट्यूट का नाम है SCRIPPS स्क्रिप्स। और ये कर्व है इसका, जिसको बोलते हैं कीलिंग कर्व, KEELING कीलिंग कर्व। ये दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। और अभी अभी एक जो रोड हैं उनको ठीक करने के लिए एक 6 महीने का प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है भारतमाला। इसमें 20,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे। और ये दूसरा सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है NHDP के बाद, जिसमें NHDP में 50,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए गए थे। इनमें से कौन सी कंपनी या कौन सी संस्था है जो पहली संस्था बनी जिसने प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल के लिए?
टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल, यानी जो जहरीले वेस्ट है उन्हें ऐसे डिस्पोज किया जाएगा कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। टॉक्सिक जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है भिलाई स्टील प्लांट ने। सो आंसर है बीएसपी, और बीएसपी किसने बनाया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। इन्फोसिस कंपनी ने इनमें से कौन सी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करी है? ये मिलकर एक अगली जनरेशन ऑफ एस कोडर बनाएंगे जिससे बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। इस कंपनी का नाम है टेक गिग कोड ग्लैडिएटर। मीन बहादुर शेरचंद ये सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। कौन से देश के थे? इनका भी अभी निधन हो गया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पहले इन्होंने करी थी जब ये 76 साल के थे, फिर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था किसी ने, फिर ये दोबारा 85 की एज में माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो ये थे नेपाल के। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। लीला सेठ ये भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति थी, यानी फीमेल चीफ जस्टिस थी। आपको बताना है कौन से राज्य के हाई कोर्ट की ये सबसे पहली और पूरे देश में सबसे पहली ये फीमेल चीफ जस्टिस बनी थी, कौन से राज्य के हाई कोर्ट की? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आजकल कांग्रेस की सरकार है, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, ये दिल्ली हाई कोर्ट की भी पहली फीमेल जज थी, फर्स्ट फीमेल जज थी ये दिल्ली हाई कोर्ट में, और भारत में पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी। इतना ही नहीं, ये विक्रम सेठ की मदर है। विक्रम सेठ जिन्होंने अ सूटेबल बॉय नाम की किताब लिखी हुई है, बहुत मशहूर लेखक हैं विक्रम सेठ। इनकी आत्मकथा भी है जिनका नाम है ऑन बैलेंस। ऑन बैलेंस नाम की आत्मकथा भी लिखी थी लीला सेठ ने। शपथ भारद्वाज, इनका संबंध कौन से खेल से है? ये इनका पहला ISSF वर्ल्ड कप स्टेज फाइनल तक ये पहुंच गए हैं, जो साइप्रस के अंदर चल रहा है, डबल ट्रैप्स इवेंट के अंदर। तो ये करते हैं शूटिंग। शपथ भारद्वाज का संबंध है शूटिंग से। इनमें से कौन सा राज्य है जिसे डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत 3 महीने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने किया है। पूरा राज्य ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत डिस्टर्ब्ड घोषित कर दिया गया है। यह राज्य है असम। असम। और यहाँ पे जो उल्फा है और NDFB है, इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ और वायलेंस की जा रही है। थर्ड मिसाइल सिस्टम है ये अमेरिका का है, USA का है। तो ये कौन से देश में ऑपरेशनल हो गया है? ये इन्होंने लगाया है साउथ कोरिया के अंदर। इसको नॉर्थ कोरिया से बचाने की प्रिवेंशन है। अगर कोई मान लो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे कोई मिसाइल वगैरह छोड़ देता है तो उसके लिए ये उनको बचाने के लिए किया गया है, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल अगर कोई छोड़ देता है तो। अभी नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं है, ICBM, इसलिए अमेरिका तो सुरक्षित है, लेकिन साउथ कोरिया उनकी रेंज में आता है। तो ये आपको याद रखना है। 15वां WFH इंटरनेशनल मस्कुलोस्केलेटल कांग्रेस अभी कहाँ पे हुआ था? इसमें सर्जिकल नॉन सर्जिकल जो अप्रोच है, हीमोफिलिक एंथ्रोपैथी वगैरह, उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हुई, और ये हुआ सियोल के अंदर, जो साउथ कोरिया की राजधानी है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो अप्रैल 28 को एक रिकॉर्ड हाइट पे पहुंच गए। कितने पे पहुंच गए? तो टोटल ये एक्सीड कर गए हैं 373 बिलियन को। और ये जो हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं उसमें इंक्रीज के कारण हुआ है। लेकिन हमारे जो गोल्ड रिजर्व हैं वो उतने ही हैं, वो अनचेंज्ड हैं। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहला सॉफ्ट टिश्यू रेटिना बनाया, यानी आंख का पर्दा जो होता है उसे रेटिना बोलते हैं, जहाँ पे इमेज बनती है। अगर किसी का रेटिना खराब हो जाता है तो उसके बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे ईल्स डिजीज होता है या रेटिनोपैथी वगैरह, कई डिजीज होते हैं इनमें। तो ये एक आर्टिफिशियल रेटिना बना दिया है। ये बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। सो आंसर है ऑक्सफोर्ड। नेत्र ने एक फोटोग्रामेट्री सिस्टम ऑफ सोलर थर्मल लैब ये इंस्टॉल किया है। सोलर थर्मल लैब के लिए फोटोग्रामेट्री सिस्टम इंस्टॉल किया है नेत्रा ने। आपको यह बताना है कि ये कौन से देश के साथ हमने मिलकर बनाया है नेत्रा। ये हमने बनाया है जर्मनी के साथ मिलके, जर्मनी। और हमने ये भारत का सबसे पहला इंडिजीनसली डेवलप्ड हाई टेम्परेचर ड्रॉप ट्यूब रिएक्टर सिस्टम भी हमने इसके साथ साथ लॉन्च करा है। ये भी आपको याद रखना है। ये भारत का सबसे पहला इस तरह का सिस्टम है, इसका नाम रखा गया है नेत्र। और ये जो हमारे फॉसियल फ्यूल के प्लांट हैं, यानी जीवाश्म के जो प्लांट हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। और नेत्र की फुल फॉर्म है NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस, यानी कि नेत्र। ICC जो है उसने
2017 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड और वेल्स में, उसके लिए जो प्राइज मनी दी जाएगी वो कितना बढ़ा दी है? आईसीसी ने ये प्राइज मनी बढ़ा के अब कर दी है $2 मिलियन, और ये 10 गुना ज़्यादा है जो पिछला आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2013 में, उसके 10 गुना ज़्यादा प्राइज मनी है ये। तो अब मनी होगी $2 मिलियन। तो ये थे इस हफ्ते के, मई के पहले हफ्ते के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और अब तक के मैं कहूँगा पिछले 4 महीने में इतने अच्छे क्वालिटी के करंट अफेयर किसी भी महीने के नहीं रहे हैं। इनमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 30% जो आपके करंट अफेयर आएंगे वो एसबीआई पीओ मेंस में इसी एक वीडियो से आएंगे, और कम से कम बैंक ऑफ बड़ौदा में 20 से 25% करंट अफेयर आप इस एक वीडियो से पाएंगे। और इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप पाएंगे। तो इनको ढंग से अटेम्प्ट करिए, ढंग से करिए, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। हिंदी भाषा में मैं आप तक लेकर आया। थैंक यू।